हेलो बच्चों, आपका एमएसटी इलेक्ट्रिकल क्लासेज में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे बेसिक इलेक्ट्रिकल में ही एक टॉपिक है कि रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर इनों को श्रेणी व समांतर क्रम में किस प्रकार संयोजन किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे आरएलसी का संयोजन कि इन्हें परिपथ में किस प्रकार संयोजित किया जाता है। ये तीनों ही बेसिक इलेक्ट्रिकल के बहुत इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब बेसिक डिवाइस है जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा आरएलसी का संयोजन। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, हमारे आज हम पढ़ेंगे हमारे आरएलसी का संयोजन किनका, प्रतिरोध, इंडक्टर और कैपेसिटर के इन्हें श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में किस प्रकार संयोजित किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा प्रतिरोध का संयोजन कि प्रतिरोध को श्रेणी और समांतर क्रम में किस प्रकार संयोजित किया जाता है। तो सबसे पहला तो क्या है हमारा प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, तो जो प्रतिरोधों का जो वजन होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। और होने को एक तीसरा भी होता है, वो होता है मिश्रित क्रम, जो कि इन दोनों की कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। तो बेसिकली तो हमारे जो प्रतिरोधों का जो वजन होता है वो दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा श्रेणी क्रम। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे जो प्रतिरोध होते हैं हम इन्हों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। जैसे कि हम दिखाते हैं करके, यहाँ पे हम हमारा कोई बैटरी लगा देंगे, कोई भी सोर्स लगा देंगे। तो ये क्या है, हम हमारी बैटरी यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा और ये होगा हमारा क्या होगा R1, R2 और R3। तो इसमें क्या होता है, प्रतिरोधों का हम श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, एक लाइन में संयोजित किया जाता है ना। तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है वो श्रेणी क्रम संयोजन होता है। तो अब बात आती है कि इनों का तुल्य प्रतिरोध किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो इनों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है कि इन तीनों को हटाकर हम कोई एक ही प्रतिरोध लगा दे तो उसका मान क्या होगा कि वो इन तीनों प्रतिरोध के बराबर हो। तो वो होता है हमारा तुल्य प्रतिरोध। तो वो हम ज्ञात करेंगे, श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध। तो इसमें क्या है, ये हमारा क्या श्रेणी क्रम है और हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है। तो बढ़ती क्या है, वोल्टेज बढ़ती है, और जो चीज बढ़ती है वही चीज हम लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या बढ़ती है, वोल्टेज। तो V तुल्य है, तो हमारा V तुल्य रहेगा, तुल्य वोल्टेज और क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पर कुछ न कुछ वोल्टेज होगा हमारा
इसको हम मान लेंगे V1, यहाँ पे होगा वो हो जाएगा हमारा V2, जो यहाँ पर होगा वो हो जाएगा हमारा V3। तो ये हमारे क्या वोल्टेज ड्रॉप। तो हमने क्या किया कि जो हमारा तुल्य वोल्टेज होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। जी हाँ, और अब हम जानते हैं कि ओम का नियम है, ओम के नियमानुसार क्या जानते हैं कि V बराबर IR होता है। हमें जो चीज समान रहती है हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या V बराबर IR से हम IR की वैल्यू है वो इन सब में पुट कर देंगे, है ना। तो इसमें क्या यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या आएगा I का मान तो सभी में समान है, तो ये R, तो ये क्या आ जाएगा R तुल्य है, तुल्य रेजिस्टेंस। ये आ जाएगा IR1, क्योंकि धारा का मान तो समान सीरीज में है तो धारा का मान समान है, तो इसलिए धारा का मान समान होगा और प्रतिरोध का मान R1 R2 R3 होगा। तो इस प्रकार IR1 IR2 प्लस IR3 हो जाएगा। अब इनों में हम क्या करेंगे, I को निकाल देंगे, कॉमन निकाल देंगे क्योंकि इसका मान तो समान है। तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये क्या है IR। तो ये धारा का मान ये भी समान है, ये भी समान है, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो R तुल्य क्या आ जाएगा हमारा तुल्य रेजिस्टेंस, ये किसका सीरीज का तुल्य रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये क्या है हमारा श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जो इन तीनों प्रतिरोधों का मान होगा, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर देता हूँ, उदाहरण के तौर पर मान लिया कि R1 का मान कितना है 5 है, R2 का मान हमने मान लिया 10 ओम है और R3 का मान हमने मान लिया 15 ओम है ना। तो इसमें क्या होगा, तो इन दोनों की वैल्यू हमने रख दी कि R1 का मान 5 ओम है, R2 का मान 10, R3 का मान 15 ओम है। तो जब हमारा तुल्य प्रतिरोध निकलेगा तो वो हम यहाँ से निकालेंगे, तो तीनों को जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा जो R तुल्य आएगा वो आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 5 10 15, तो ये आ जाएगा 30 ओम। तो इसका मतलब है कि या तो हम ये 5 ओम 10 ओम और 15 ओम के तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में विभाजित कर दें, या फिर हम ये अकेला ही प्रतिरोध 30 ओम का संयोजित कर दें। तो दोनों बात समान है, कोई फर्क नहीं होगा इनमें। तो ये होता है हमारा श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोधों का संयोजन। अब हम आते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम में क्या होगा, तो इसमें जो ये फॉर्मूला है एक काम का डेरिवेशन तो मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये फॉर्मूला ही इम्पोर्टेंट है ज्यादा, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं इस वजह से। तो ये इस फॉर्मूले को याद रखना। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम, प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। इसमें क्या होता है, इसमें हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में लगाते हैं, इस प्रकार लगाया जाता है। ये आएगा R1 यहाँ जाएगा हमारा R2, यहाँ पे हम कुछ भी हमारा सोर्स लगा देंगे। तो जो हम प्रतिरोधों का जो समांतर पोजीशन रहता है, तो इसमें जो प्रतिरोध निकालते हैं वो किस प्रकार निकालते हैं, अब हम वो देखेंगे। तो हम जानते हैं कि समांतर में वोल्टेज का मान समान रहता है। वोल्टेज का मान समान है तो धारा का मान बढ़ता है, इसमें जो मान बढ़ता है उसी को हम लिखते हैं। हम क्या निकालेंगे,
तुल्य प्रतिरोध, तो हम क्या निकालें, तो यहाँ पे क्या बट रहा, धारा बट रही, तो हम क्या लिखेंगे, आई तुल्य बराबर आई वन प्लस आई टू प्लस, यहाँ पे हमने लिया है तो ही ली है, तो ही प्रतिरोध लिए हैं, तो देखो यहाँ पे तो होगी टोटल आई होगी, यहाँ पे होगी आई वन होगी, यहाँ होगी आई टू होगी, इस प्रकार। तो आई तुल्य बराबर आई वन प्लस आई टू हो जाएगा। अब ये बात है, ओम के नियम के अनुसार क्या होगा, वी बराबर आई आर होगा। अब हमें क्या निकालना, अब इसमें हमें धारा मान निकालना है, तो आई बराबर वी अपॉन में आर हो जाएगा, और वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वी अपॉन में आर तुल्य निकालना है। फिर वोल्टेज का मान तो समान है इसमें, तो इसलिए वोल्टेज तो सेम रहेगा, तो वी अपॉन में आर वन प्लस वी अपॉन में आर टू प्लस वी अपॉन में आर थ्री। अब जो वोल्टेज समान है तो इसमें वी हम कॉमन निकाल लेंगे, वी कॉमन निकाल लेंगे, अच्छा ये कितने हैं, हमने दो ही प्रतिरोध लगाए हैं, तो ये होगा वी अपन में आर टू ही होगा, तो इसमें हम वी कॉमन निकालेंगे, तो ये क्या बचेगा, वन अपन में आर वन प्लस वन अपन में आर टू, तो ये वी से भी हट जाएगा, तो ये क्या आएगा हमारा फॉर्मूला, आर तुल्य बराबर वन अपन आर वन प्लस में वन अपन आर टू, तो ये होता है समांतर क्रम में प्रतिरोधों का वजन। इस प्रकार जितने भी प्रतिरोध होंगे वो अपॉन में होते रह जाएंगे, और लास्ट में हम क्या करते हैं, इसको उल्टा उल्टा कर देते हैं, जिससे हमारा आर तुल्य निकल जाएगा ना। ऐसे कि यदि अगर दो ही प्रतिरोध होते हैं तो क्या करेंगे, हम इनों का एलसीएम लेंगे, इनों का एलसीएम कितना देगा, आर वन इंटू आर टू आएगा, तो ये आ जाएगा आर टू प्लस में आर वन, आ जाएगा। लेकिन हमें तो वन अपन आर की वैल्यू थोड़ी निकालनी है, हमें तो आर की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको उल्टा कर देंगे पूरे को, तो ये आ जाएगा हमारा आर तुल्य बराबर आर वन आर टू अपन में आर वन प्लस आर टू, इस प्रकार। तो जो हमारा जो समांतर क्रम में जो हम प्रतिरोध निकालते हैं, तो वो इस प्रकार निकाला जाता है कि जैसे कि अगर दो प्रतिरोध है तो वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर, अगर तीन है तो वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर टू प्लस वन अपन आर थ्री। इस प्रकार जितने भी प्रतिरोध होते हैं तो हम इसमें जोड़ते जाते हैं, और फिर उन तुल्य निकालते हैं, दोनों का एलसीएम लेके फिर उसको उल्टा कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हम समांतर संयोजन का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे कैपेसिटर पर। हाँ तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, संधारित्र। हम पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। तो इसमें भी हम दो प्रकार के पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसमें क्या होगा कि हम जो हमारे कैपेसिटर होते हैं इनको को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। ये C1 है, ये C2 है, ये C3। तो श्रेणी क्रम में तो जब भी हम वजन निकालते हैं, चाहे हमारा रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, तो जब भी हम ये हमारा इनका वजन निकालते हैं तो हम
हमेशा धारा और वोल्टेज के बीच के कोई संबंध होता है, ऐसा फॉर्मूला देखते हैं। जैसे कि रेजिस्टेंस के अंदर हमने देखा कि V बराबर IR है, तो सेम वोल्टेज और धारा के बीच संबंध दोनों है उस फॉर्मूले में। तो इस प्रकार हम वो वाला फॉर्मूला लेते हैं। अब बात आती है संधारित्र। तो संधारित्र में हम ऐसा फॉर्मूला देखेंगे जिसमें वोल्टेज और धारा के बीच संबंध दिखाता हो। जो संधारित्र के अंदर जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q बराबर CV। क्या होता है? Q बराबर CV फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या है, वोल्टेज तो है हमारे लेकिन धारा नहीं है। अब बात आती है धारा तो है ही नहीं, तो धारा की हम डेफिनेशन जानते हैं, वो क्या होती है? आवेश की प्रवाह की दर। तो वो क्या होती है? धारा। और धारा क्या होती है? I बराबर Q अपन में T होगी, Q अपन में T होगी। तो इस प्रकार हम Q की जगह पे IT पुट करके भी हम मतलब एक रूप से धारा और वोल्टेज के बीच का संबंध के फॉर्मूला है वो ये है यहाँ पे, है ना। तो अब हम इससे निकालेंगे इनों का संयोजन किस प्रकार होगा। तो अब इसमें हम निकालते हैं तुल्य संधारित्र। तो ये क्या होगा कि इसमें क्या है, ये किसमें श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में हम जानते हैं कि धारा का मान तो समान रहता है लेकिन वोल्टेज का मान बढ़ता है। तो वोल्टेज का मान बढ़ता है, जो चीज बढ़ती है हम वही चीज लेते हैं। तो V बराबर क्या आ जाएगा? V तुल्य बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, और बाकी हम जानते हैं Q बराबर भी जानते हैं। अब यहाँ पे हमें निकालनी वोल्टेज की वैल्यू। अब वोल्टेज निकालेंगे तो ये आ जाएगा Q अपन में C आ जाएगा। अब V की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। अब Q यहाँ पे क्या है? एक प्रकार से धारा ही तो है, आवेश है। तो आवेश का संबंध धारा से है, तो एक प्रकार से धारा है, तो आवेश का मान क्या रहता है? श्रेणी क्रम में समान रहता है। इस वजह से इसका मान तो समान रहेगा और कैपेसिटर का मान बदलेगा। तो C तुल्य निकालना हमें, तो ये आ जाएगा Q अपन में C1 प्लस Q अपन में C2 प्लस Q अपन में C3। इसमें से जो Q का मान समान आवेश समान है तो इसको कॉमन निकालेंगे बाहर। कॉमन निकालेंगे तो ये क्या आएगा? आवेश से आवेश हट जाएंगे। तो ये इसका तुल्य फॉर्मूला बनेगा। तो वो बनेगा C तुल्य बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस प्रकार बनेगा। तो इसमें याद रखना, जो हमारे संधारित्र और जो कैपेसिटर का जो संयोजन होता है वो एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब एंटी प्रोपोर्शनल होता है। जिस प्रकार जैसे कि जो प्रतिरोध था, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में क्या होता है कि प्रतिरोध जुड़ रहे थे और समांतर में क्या था कि प्रतिरोध घट रहे थे, अपन में थे। तो इसमें क्या होगा कि वहां पे समांतर क्रम में क्या था? प्रतिरोध 1 में थे। यहाँ पे श्रेणी क्रम के अंदर क्या संधारित्र 1 में होंगे, जबकि समांतर क्रम में क्या होगा? वो सब जुड़ेंगे। जिस प्रकार R1 प्लस R2 प्लस R3 था, इस प्रकार इसमें समांतर में क्या होगा? संधारित्र जुड़ेंगे। वो क्या आएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 आएगा। अभी हम देखते हैं, वो भी देखते हैं। तो ये तो हमारा है संधारित्रों का श्रेणी क्रम का संयोजन। तो ये फॉर्मूला याद रखना, इससे न्यूमेरिकल वगैरह पूछे जाते हैं। अच्छा, तो अब हम पढ़ेंगे समांतर क्रम। समांतर क्रम संयोजन दूसरा। तो इसमें क्या होगा कि हम जो संधारित्र इतनों को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। ये हो गया C1 हो गया हमारा, ये C2 हो गया। इस प्रकार यहाँ पे कोई सोर्स लगा देंगे हम। तो अब इसमें निकालेंगे, क्या निकालेंगे? तुल्य संधारित्र। अच्छा, हाँ, तो इसमें क्या है कि इसमें क्या बढ़ रही है? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान, धारा का मान क्या होता है? बढ़ता है। धारा का मान डिवाइड हो रहा है, मतलब आवेश का मान होगा डिवाइड। तो यहाँ पे हम नहीं आवेश लेंगे। Q तुल्य बराबर Q1 प्लस Q2। और बाकी हम क्या जानते हैं? Q बराबर भी होता है, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे
और वोल्टेज का मान तो समान रहता है, हम जानते हैं। ई कहेगा सी तुल्य और वी का वी आ जाएगा। इसमें इसमें क्या आएगा, C1 V प्लस C2 V। यहाँ पे V क्या है, समान है तो कॉमन निकालेंगे तो फिर इस वोल्टेज से ये वाला भी कट जाएगा। जब क्या आएगा, C तुल्य बराबर C1 प्लस C2 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, पर संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन आ गया। तो मैंने अभी आपको कहा था कि जो संधारित्र का जो संयोजन होता है वो प्रतिरोध के बिल्कुल अपोजिट होता है, वही क्रमानुपाती होता है। क्योंकि ये जो संयोजन था, इस प्रकार का संयोजन संधारित्र के श्रेणी क्रम में, मतलब प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में आया था, लेकिन संधारित्र के समांतर क्रम में ऐसा संयोजन है। और जो प्रतिरोधों के जो समांतर क्रम में था वो संधारित्र के क्रम संयोजन के समान होता है। तो इस प्रकार ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना। अब हम देखते हैं इंडक्टर। इंडक्टर में क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे कतेरकों का संयोजन, इंडक्टरों का संयोजन। इंडक्टरों का संयोजन, तो इसमें भी इसी प्रकार दो प्रकार होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो इसका जो संयोजन होता है वो बिल्कुल प्रतिरोध के समान होता है। जैसे प्रतिरोध में था वैसा ही इसका होगा। जैसे कि पहला हम देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसमें क्या होगा, इनों को हम इसमें लगा देंगे। L1 प्लस L2 प्लस L3। तो इसमें क्या होगा, इनों का संयोजन बिल्कुल प्रतिरोधों के समान होता है। तो अगर हम इसमें निकालेंगे इनों का तुल्य इंडक्टर, तो L तुल्य निकालेंगे तो बिल्कुल प्रतिरोध के समान आएगा। तो वो आएगा L1 प्लस L2 प्लस L3, है ना। और जबकि प्रतिरोधों के अंतर भी हमें क्या हुआ था, प्रतिरोध जुड़ रहे थे। तो इसी प्रकार के इंडक्टर में भी श्रेणी क्रम में इंडक्टर होते हैं, वो जुड़ते हैं। अब बात आते हैं समांतर क्रम की, बात करते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या होगा कि इंडक्टर हमारे हैं ये समांतर में होंगे। L1 और ये होगा L2 हमारा। तो समांतर क्रम में क्या होगा, जैसा प्रतिरोधों का था वैसा ही इंडक्टर का समांतर में होगा। जैसे कि हम निकालेंगे L इक्विवेलेंट, L तुल्य बराबर 1/L1 प्लस 1/L2, ये आएगा। तो इंडक्टर का जो संयोजन होता है वो श्रेणी क्रम में इस प्रतिरोधों, इंडक्टर का जो संयोजन होता है वो बिल्कुल प्रतिरोधों के समांतर होता है। और जबकि तो संधारित्र का जो संयोजन होता है वो प्रतिरोध के अपोजिट होता है बिल्कुल। जैसे कि अभी इंडक्टर का जो श्रेणी क्रम संयोजन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, समांतर क्रम का जिनका फॉर्मूला ये होता है। इसी प्रकार में एक बार आपको तीनों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के जो संयोजन के जो फॉर्मूले हैं उन्हों को मैं एक बार लिख के बताता हूँ आपको, और आप उन लोगों को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इनसे एग्जाम में 1-2 न्यूमेरिकल आते रहते हैं। जैसे कि हम प्रतिरोधों का देख रहे हैं, पहले क्या है, प्रतिरोध का श्रेणी संयोजन। ये क्या आएगा कि R इक्विवेलेंट, R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार जितने भी प्रतिरोध होंगे वो इस प्रकार जुड़ते जाएंगे। ये आ गया, क्योंकि दूसरा क्या था, समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम। प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। इसमें क्या था, 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या था,
1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3। इस प्रकार जितने भी होंगे वो इस प्रकार ही जुड़ते जाएंगे। तीसरा क्या था, हमने क्या पढ़ा, कैपेसिटर, संधारित्र। संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन, तो मैंने आपको क्या कहा था अभी कि जो संधारित्र का जो संयोजन होता है वो प्रतिरोध की बिल्कुल अपोजिट होता है। तो इसमें जो क्रम का जो संयोजन होगा वो प्रतिरोधों का समांतर में होगा। तो इसमें क्या आएगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, बस इसकी जगह संधारित्र आ जाएगा प्रतिरोध की जगह। तो सी इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस प्रकार जितने भी होंगे उनको इस प्रकार आगे जोड़ते देंगे। अब आता है चौथा, वो आएगा संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन। समांतर संयोजन, इसमें क्या होगा कि जो इसका समांतर में है वो प्रतिरोध के क्रम में होगा, तो ये बिल्कुल इसका जैसा होगा, बस रेजिस्टेंस की जगह पे क्या आ जाएगा, हमारा संधारित्र आ जाएगा। तो C1 प्लस C2 प्लस C3 और आगे जितने भी इस प्रकार। अब अपना पांचवा क्या जाएगा, इंडक्टर आ जाएगा। श्रेणी क्रम संयोजन, इसका जो संयोजन होते हैं वो बिल्कुल प्रतिरोधों के समान होते हैं, प्रतिरोधों के समान। तो इसमें क्या आएगा, क्या आ जाएगा, बिल्कुल जो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम है वही इंडक्टर का श्रेणी क्रम। तो बिल्कुल ये ही फॉर्मूला आएगा, बस इसकी जगह पे L आ जाएगा। L इक्विवेलेंट बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3, और जितने भी हैं वो आगे इस प्रकार चलते जाएंगे। इस प्रकार छठा क्या आएगा, इंडक्टर का समांतर क्रम। समांतर क्रम संयोजन देखेंगे, ये क्या आएगा कि ये डिस्टेंस की जैसे बिल्कुल जिस प्रकार डिस्टेंस से समांतर में अपॉन में, इसी प्रकार ये भी अपॉन में आएगा। तो L इक्विवेलेंट बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3, और इस प्रकार ये संयोजन चलता जाएगा। तो इस प्रकार ये जो इनों के संयोजन, प्रतिरोध, इंडक्टर और संधारित्र के जो संयोजन है, ये इनसे रिलेटेड एग्जाम में काफी क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। तो इस वजह से जो ये संयोजन के जो फॉर्मूले हैं ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो इनों को याद रखना, लगभग हर एग्जाम में इनों से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो चलो, को लगता है कि आपको आज समझ में आया होगा। काफी अच्छा टॉपिक था हमारा, इन तीनों का क्वेश्चन था। वो डिस्टेंस और कैपेसिटर का संयोजन तो पता होता है लगभग हर किसी को, लेकिन इंडक्टर का जो संयोजन होता है वो हर किसी को पता नहीं होता है। तो आज से आपको इंडक्टर का संयोजन भी पता चल गया है। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, और अगर कुछ इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलो, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। टेक केयर एंड गुड बाय।